नमस्कार। 24 की खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। 2024 के इलेक्शन में कई मुद्दे खूब छाए हुए हैं, लेकिन फिलहाल एक मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, राम मंदिर का मुद्दा। इसके इर्द गिर्द हमारी देश की सियासत और प्रदेश की सियासत भी घूम रही है। आज 24 की खबर में आइए शुरुआत इसी मुद्दे से करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंचे थे। कई मुद्दों पर बेबाकी से उन्होंने बातचीत की, तो वहीं राम मंदिर के मसले पर फिर से उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट करते करते कांग्रेस को भी जमकर आईना दिखाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस ने जो भी निर्णय लिया है ये उनका खुद का निर्णय है, लेकिन वो जनता से एक दिन जरूर कर जाएंगे। मैं तो सबको आह्वान करता हूँ कि जब भी कोई अवसर मिले आपको सबको राम जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए सबको जाना चाहिए। 22 जनवरी को उसका विधिवत जो उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस अवसर पर तो शायद ज्यादा लोग नहीं जा पाए। कांग्रेस ने मना कर दिया सर, हम नहीं जाएंगे। कांग्रेस नहीं जा रही है। जिसको जाना है वो जाएगा, जिसको मना करना उसको जबरदस्ती भेजने का कोई हमारा कार्यक्रम भी नहीं है। जबरदस्ती ना कोई भेज सकते हैं। ये मन की बात है, श्रद्धा की बात है। उनके अगर श्रद्धा नहीं है तो नहीं है, समाज से कट रहेंगे हम। आपने सुना, कांग्रेस समाज से कटी रहेगी क्या? सवाल है मुख्यमंत्री के बयान के बाद। अब इसी मुद्दे पर कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राम मंदिर के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए ये भी कहा कि राम किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं हैं, राम तो सबके हैं। श्री राम आस्था है, भगवान श्री राम सनातन है, भगवान श्री राम त्याग है, भगवान श्री राम सदाचार है, भगवान श्री राम भाईचारा है, भगवान श्री राम राजनीति का विषय नहीं हो सकता। जो लोग भगवान श्री राम को भाजपा और कांग्रेस या भाजपा और संघ की राजनीति में घसीटना चाहते हैं, वो भगवान श्री राम की जो शिक्षा है, जो उनका मार्ग है, उसके साथ न्याय। इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे पर राजनीति करने का आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन इस राजनीति को देश की जनता बखूबी देख रही है और समझ भी रही है। आने वाला वक्त बताएगा किससे नफा नुकसान। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। कांग्रेस के नेताओं पर बीजेपी के नेता जमकर बरस रहे हैं और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ये भी बात कही है कि उस दिन तो वो कम से कम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद किसी भी तारीख को जा सकते हैं। लेकिन योगेश्वर दत्त ने तो ये तक कह दिया कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी बेशक वोट मांगे तो कांग्रेस भी मांग ले, किसने रोका है? लेकिन वो तो जाना ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने भगवान राम को कभी मानना ही नहीं। वो तो कभी से भगवान राम को कल अपनी कहते आए हैं। तो कांग्रेस के लिए तो ये कोई भगवान राम का कुछ वो है नहीं उनके मन में। वो तो हमेशा से चाहते, अगर वो चाहते तो कभी वो राम मंदिर बनाने के लिए शामिल नहीं हुए। कभी राम मंदिर के लिए, कभी भगवान राम के लिए कभी एक लफ्ज उनके मुंह से निकला नहीं। अब उनको ये मौका मिला है कि भाई कोई शंकराचार्य जी हमारे जो चार वो नहीं जा रहे, तो साथ में वो उनके कदम से कदम इन्होंने मिला दिए। इनको तो पूरे भगवान राम के बारे में राम मंदिर के इसी मुद्दे पर अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपनी ओर से प्रतिक्रिया जाहिर की है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया, तभी तो ये दिक्कत आई है। राम मंदिर सबकी आस्था का केंद्र है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया तो झगड़ा मिट गया है। सभी ने इस फैसले का स्वागत किया था। बीजेपी ने मुद्दा बनाया तभी तो ये सब प्रॉब्लम पैदा हुई है। अगर बीजेपी मुद्दा नहीं बनाती और राम मंदिर सबकी आस्था का केंद्र है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो झगड़ा मिट गया था शांतिपूर्ण तरीके से। सभी लोगों ने, देशवासियों ने स्वागत किया, चाहे वो कोई धर्म का हो, कोई जाति का हो, कोई वर्ग का हो। इतना बड़ा कदम जब उठाया स्वागत करके आम जनता ने, उसी ढंग का व्यवहार करना चाहिए था सरकार को भी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस के नेताओं की न जाने पर अब दूसरी ओर बीजेपी के नेता कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी इसी मुद्दे पर जमकर कांग्रेस पर भड़ास निकाला। मुझे लगता है कि इस विषय के ऊपर, खासतौर पे राम मंदिर को लेके कांग्रेस ने जिस प्रकार की राजनीति की है,
और वो 80 के दशक से लेकर बाद तक वो पूरा देश उससे वाकिफ है और पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से इन्होंने अपीजमेंट पॉलिटिक्स की और हर बार जो सही चीज थी उसको उठाने का मादा इनमें नहीं था। यहाँ तक कि कोर्ट के अंदर इन्होंने एफिडेविट दिया था ये कहते हुए कि भगवान राम कोई थे ही नहीं, वो काल्पनिक है और राम सेतु नाम की चीज को उड़ा देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए ताकि इनके लिए आने जाने के लिए जहाजों का रास्ता। अयोध्या में राम मंदिर पर उद्धव ठाकरे की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण का जो सपना था वो मेरे पिता का भी सपना था। ये खुशी का क्षण है, आज मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। शंकराचार्य से मंत्रणा करनी चाहिए थी। हम 22 जनवरी को गोदावरी नदी के तट पर आरती करने वाले हैं। मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं भक्त जरूर हूँ लेकिन देशभक्त हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ। और अंधभक्त हो तो मैं देशभक्त हूँ, देश का अंधभक्त हूँ। शास्त्र में मैं नहीं जाना चाहता। राम मंदिर होना चाहिए, मेरे पिताजी की भी इच्छा थी, हमारी सबकी है, आपकी भी है। और राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, आनंद का क्षण है, तो खुशी तो मनानी चाहिए। लेकिन शास्त्र में क्या लिखा है और उसके अनुसार कैसे होना चाहिए, एक सलाह मशवरा होनी चाहिए, सलाह मशवरा होनी चाहिए। और मैं मानता हूं जो भी जिसने किसी ने ये मुहूर्त या तारीख तय की होगी तो उन्होंने जो पंडित है उनके देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने इस निमंत्रण को बेशक एक दिन के लिए अस्वीकार कर दिया हो, उसके बाद जाने की बात कही हो। इसी मसले पर महाराष्ट्र की जो पार्टियां हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। आपने उद्धव ठाकरे को भी सुना, अब एनसीपी को भी सुन लीजिए। जी हाँ, विपक्ष के कई नेता इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब इसी बीच एनसीपी के नेताओं की तरफ से भी कहा गया है कि हमें किसी भी निमंत्रण की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम बात करें एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले की। मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च कहीं भी जाने के लिए किसी का भी परमिशन नहीं लगता। इनविटेशन कौन देगा मुझे? मैं जाऊंगी? क्यों चाहिए मुझे इनविटेशन? और इनविटेशन देने के लिए मंदिर, मस्जिद, आप सोचिए, चर्च या गुरुद्वारा, किसका इनविटेशन? अब कांग्रेस की ओर से अलग अलग तर्क भी दिए जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी को भी आप सुनिए। उन्होंने बीजेपी से ही जवाब मांगा है। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने यह कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बजट में 500 करोड़ रुपए भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित राम सेतु को ध्वस्त करने के लिए दिए गए थे। पहले बीजेपी इस पर बात करे। उन्हें शायद ये मालूम नहीं है कि अटल जी की सरकार में बजट के अंदर 500 करोड़ रुपए भारत और लंका के बीच में जो राम सेतु है उसको डिमोलिश करने के लिए दिए गए थे। ये बीजेपी के लोग थे। अटल जी हम बहुत इज्जत करते, लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि राम सेतु को डिमोलिश करने के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए क्यों एलोकेट किए गए थे, उसके बाद किसी दूसरे से। बात INDIA गठबंधन की, जिस पर बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा ने निशाना साधा और ये कह दिया कि वर्चुअल अलायंस है तो इसलिए ये वर्चुअल ही बैठक करेंगे। इस अलायंस का एजेंडा परिवार बचाओ और पैसा बचाओ भी है, क्योंकि इनका एक ही एजेंडा है, मोदी हटाओ। मैंने कहा कहाँ मीटिंग चल रही है, मैं फोटो देखने लगा, बोला नहीं ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है। मैंने कहा बहुत सही वर्चुअल मीटिंग हो रही है, क्योंकि वर्चुअल अलायंस वर्चुअल मीटिंग ही करेगा। तो वर्चुअल अलायंस है तो ये वर्चुअल मीटिंग करेगा, रस्म अदायगी करेगा, और क्या करेगा, और इससे ज्यादा ये क्या कर सकते हैं। और मैं एक बात यहां ये भी कह रहा था, इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा, मोदी जी का एजेंडा क्या है? विकसित भारत। मोदी जी का एजेंडा क्या है? युवा आगे बढ़े। मोदी जी का एजेंडा क्या है? एंटरप्रेन्योर आगे बढ़े। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी INDIA गठबंधन पर जमकर जुबानी हमला किया और कई तरह के सवाल भी खड़े कर दिए। से गठबंधन की बात करते हो भाई,
घमंडिया गठबंधन का, जहां घमंड और अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है, एक नेता दूसरे नेता से बात नहीं करता है। पश्चिम बंगाल में चौधरी साहब कुछ कहते, ममता दीदी कुछ और कहती, तीसरा कुछ और कहता है। ये आपस में ही ना सुर मिलते ना ताल मिलता है। और हमने पहले दिन ही कहा था, ना इनका नेता है कोई, ना नीति है, और नियत में खोट तो पहले दिन से ही नजर आता था। एक तरफ जहां वर्चुअल बैठक चल रही थी INDA गठबंधन की, लेकिन बीजेपी को ऐसा लगता है कि ये जो गठबंधन बनाया गया है, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय करते करते ही ये टूट भी जाएगा। लेकिन वक्त बताएगा कौन कितना सफल होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो एक बार फिर से ईडी ने उनको समन भेज दिया है। इसके बाद बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साधे हुए है और इसी मुद्दे पर दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी कई सवाल खड़े किए अरविंद केजरीवाल पर। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो आज रिएक्ट किया है, अफसोसजनक है। हर बार जांच से भागने का रास्ता ढूंढते हैं। अब जैसे ही चौथा सम्मन आया है तो उन्होंने कहा है कि मैं तो गोवा के ट्रिप पर हूँ। मतलब आप राजनीतिक पर्यटन करेंगे लेकिन जांच से भागेंगे, क्योंकि आपने चोरी की है, आपका जवाब देने से डर लगता है, आपने शराब नीति में घोटाला किया है, कब तक भागेंगे? आप हर बार बहाना बनाते हैं। अरे आप मुख्यमंत्री, आपने संविधान की शपथ ली है, खड़े होकर कानून की शपथ ली है कि मैं कानून के नियमों का पालन करूंगा। जांच एजेंसी आपको सम्मन दे रही है, अगर आप ईमानदार हैं तो जाके बात कीजिए, अपने साक्ष्य रखिए। लेकिन क्योंकि आपको भी मालूम है आपने चोरी की है और जांच से बचना चाहते हैं। दिल्ली आबकारी नीति के मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चौथा समन भेजा है। तो इसी पर दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने तो ये तक कह दिया कि लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से रोकने की साजिश है। आप इतने दिनों से चुप बैठे रहे और कल कार्यक्रम मीडिया में घोषित हुआ और आपने नोटिस मीडिया में जो है भेज दिया। यानी ये साफ दिख रहा है कि आप किसी भी तरह से विपक्ष को लोकसभा चुनाव में जो विपक्ष के नेता हैं उनको प्रचार करने से आप रोकना चाहते हो। अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकें, उसकी तैयारियां न कर सकें, इसलिए आप भाजपा ईडी को अपना एक हथियार बना चुकी है। मतलब ऐसा लगता है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने INDA गठबंधन सीट शेयरिंग के मसले पर जो सवाल उठ रहे हैं उसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो चुनाव लड़ना और जीतना भी जानते हैं, उनको जो करना है वो करेंगे। असम में जनसंख्या के लिए बनाए गए नियम कायदे पर भी मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धीरे धीरे हमें देश का जो भी जनसंख्या प्रबंधन है उस पर ध्यान देना होगा और इसकी ओर आगे बढ़ना ही होगा। इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग करे ना करे, हमारा क्या फर्क पड़ता है? हमें तो चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो उनको ये करना है, करने दीजिए। हमारा तो इसमें कोई क्या, ये लोग बॉयकॉट भी करेगा, फिर एक साथ मिल भी जाएगा, फिर झगड़ा करेगा, फिर मिल जाएगा, तो ये डेली सॉप ऑपेरा आपको मिलते ही रहेगा। सो बेसिकली दे ऑल एंटरटेन यू, तो आपको एंटरटेनमेंट मिलते रहेगा। और वहीं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी ये कहा कि बिहार की जनता ये उम्मीद कर रही थी कि नीतीश कुमार PM के उम्मीदवार तो बने, लेकिन INDA गठबंधन के लोग उन्हें उम्मीदवार बनाना ही नहीं चाहते। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार को जो PM उम्मीदवार बनाने का सपना दिखाकर NDA से अलग करवाया गया, वो बस एक सपना ही रह गया। मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन यह स्पष्ट जानता हूँ कि बिहार की जनता ये उम्मीद कर रही थी कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। उम्मीदवार तो बना ही नहीं रहा है। महागठबंधन के लोग, इंडी गठबंधन के लोग ये चाहते ही नहीं है। तो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार जी को जो अलग किया गया था NDA से, वो कि आपको प्रधानमंत्री का सपना दिखाया था, सपना दिखाएंगे। तो जो करें उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि इंडी गठबंधन को पूर्ण रूप से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
इंडी गठबंधन में संयोजक का पद लेने से इनकार कर दिया। ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही थी। इसी पर जेडीयू के नेता संजय कुमार झा से भी पूछा गया। उन्होंने इस सवाल पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते थे कि जो गठबंधन का संयोजक है वो कांग्रेस पार्टी से बने। अब इसी पर उनके विरोधी निशाना साध रहे हैं, लेकिन स्पष्टीकरण कैसे दिया जा रहा है, आइए 24 की खबर में इस बयान के जरिए बताते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी का था कि कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए और कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री जी शुरू से कहते रहे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी ने कोई सहमति। तो आपने सुना, अब नीतीश कुमार वाकई में संयोजक नहीं बनना चाहते थे या परिस्थितियां ऐसी कर दी गई कि वो संयोजक ना बन पाए। इस पर जरूर चर्चा होने वाली है और राजनीतिक दल अब इस पर एक दूसरे पर निशाना भी साधेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं और सचिन पायलट भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर रहे हैं। सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे थे और सचिन पायलट ने यह कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश चुनाव समिति की पहली बैठक हुई है। 11 लोकसभा क्षेत्रों को लेकर सभी ने अपनी राय भी रखी। छत्तीसगढ़ में जो हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी है उसकी पहली बैठक आज हम लोगों ने यहाँ पर ली है और बड़ी सार्थक चर्चा हुई सभी मान्य सदस्यों के योगदान से और 11 लोकसभा क्षेत्रों पे सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। हमारे नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी हम सब ने एक रूपरेखा तैयार करी है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम चाहते हैं कि इस बार समय रहते हम लोग अपने प्रत्याशी का चयन करें और इन सब ने संकल्प लिया है कि इस बार पहले से कहीं बेहतर हमारा परफॉर्मेंस रहेगा लोकसभा के अंदर। तो इश्यूज क्या रहेंगे, रणनीति क्या रहेगी, रोड मैप क्या रहेगा। पिछले दिनों अशोक तंवर की मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की खबरें खूब छाई रही। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि मुलाकात हुई है कि नहीं हुई है। इसी पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से खुद सवाल कर दिया गया। पत्रकारों ने सवाल किया तो उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बातों ही बातों में सस्पेंस भी बरकरार रखा, हाँ भी कहा और ना भी कहा। मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब दिया, मिलना जुलना कोई मना नहीं है किसी को भी। ये बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी जुबान से कहते हुए ये भी कहा कि दूसरे पार्टी के लोग भी अपनी बात लेकर मेरे पास आते हैं। देखिए, मैं क्योंकि मेरा जो दायित्व है उस नाते से मिलना जुलना कोई मना नहीं है किसी को भी, सब मिलते जुलते हैं और उसमें हमारी अपनी पार्टी के तो लोग मिलते ही हैं, साथ में दूसरी पार्टियों के लोग भी बहुत ऐसे अवसर आते हैं जो अपनी अपनी बात को लेके आते हैं। खाली एक नाम नहीं, मैं तो हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति को, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्रियों को, यहाँ के पूर्व विधायकों को, यहाँ के पूर्व मंत्रियों को, यहाँ के पूर्व सांसदों को, सबको मिलता हूँ। उनसे हुई है मुलाकात? सबसे होती। और वही आम आदमी पार्टी से क्या औपचारिक तौर पर अशोक तंवर अलविदा कहकर जा चुके हैं? सवाल था सुशील गुप्ता से पूछा गया, जो कि हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जवाब क्या था उनकी जुबानी सुनिए। पिछले कुछ दिनों से बातचीत हमारी नहीं हो रही। चंडीगढ़ में मीटिंग थी, वो आए थे और उसके बाद एक दो बार मेरी बात हुई है, परंतु पिछले कुछ दिनों से बात नहीं हो रही। अब वो संपर्क में नहीं, अब वो संपर्क में। तो क्या वो लग रहा है कोई जो सूचनाएं आ रही हैं कि वो मुख्यमंत्री से मिले, दूसरी पार्टी में जाने की तैयारी करें, या पार्टी विरोधी इसको किस एंगल से देख रहे हैं? कोई पार्टी से अगर कोई संपर्क ही नहीं है तो क्या पार्टी निकाले किसी से या क्या है? नहीं, वो उनकी अपनी मर्जी है, छोड़ना चाहिए छोड़ दें, वो उनकी अपनी मर्जी है। हमने अपनी तरफ से सम्मान दिया, परंतु देखिए वो पहले कांग्रेस में थे, फिर वो टीएमसी में गए, फिर वो आप में आए, अब वो बीजेपी में जाएंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नगर निगम के चुनाव और साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया और ये भी कहा कि 36 बिरादरी अब कांग्रेस पार्टी के साथ है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि ये सरकार नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। कांग्रेस की सरकार बनेगी 2024 में। 36 बिरादरी मन बना चुके हैं कि आने वाले 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत। काम ही नहीं किया, नॉन परफॉर्मिंग सरकार है ये। आपके प्रधान बात करें, हरियाणा में कुछ नहीं किया, ये नॉन परफॉर्मिंग सरकार है इवेंट मैनेजमेंट की, और कुछ नहीं आते। कांग्रेस की सरकार बनेगी 2024 में। 36 बिरादरी मन बना चुके हैं कि आने वाले 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये तक कह दिया
कि आने वाले वक्त में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन राह मुश्किल है, चुनौतियां अपार है। चुनौतियों से निपटना होगा, तभी जीत मिलेगी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने खबरों से खास बातचीत करते हुए कांग्रेस की गुटबाजी पर जमकर कटाक्ष किया और निशाना साधते हुए उदय भान को एक बड़ी नसीहत दे डाली। पार्टी पहले अपने परिवार को संभाल के रखे कि वो सरकार बनाने की बात करते हैं कि जिस प्रकार से 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इनके सभी दिशाओं में अलग अलग मुख्यमंत्री है। कहीं पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कहीं पर किरण चौधरी है, कहीं पर रणदीप सुरजेवाला है, कुमारी शैलजा है। कितने कैसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं हैं और एक दूसरे का जबान पे नाम तक वो लेना पसंद नहीं करते। इसलिए कांग्रेस टूटी हुई है। पहले अपने कुनबे को संभालें। भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है। 18 करोड़ जिसके देश में कार्यकर्ता है और जो संगठन तय करता है, तो एक कार्यकर्ता को तो मानते हैं कि 3 स्टेटों के अंदर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जो संगठन ने तय किया। इसी गुटबाजी के सवाल पर दीपेंद्र हुड्डा ने भी जवाब दिया और साफ तौर पर कहा कि गुटबाजी कांग्रेस के भीतर नहीं है। आने वाले वक्त के लिए सभी मिलकर चुनाव भी लड़ेंगे और साथ ही बीजेपी और जेजेपी पर ही उन्होंने करारा पलटवार। हरियाणा कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। अंगड़ा कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है, कांग्रेस का जो है धरातल पे कांग्रेस का वोटर एकजुट है और हरियाणा कांग्रेस पूरी तरह एकजुटता से जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, उदय गांधी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर पे मल्लिकार्जुन जी खड़गे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस एकजुटता से प्रयत्न कर रही है। लेकिन अगर गुटबाजी है, हमें सवाल जवाब आप तो गुटबाजी कहीं है तो इस सत्तारूढ़ दल में, इस सरकार में गुटबाजी, सरकार में इतनी जो है एक दूसरे के गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। सरकार में बड़ी दुर्भाग्य की बात है, प्रदेश के लोगों को इस गुटबाजी का नुकसान हो रहा है। प्रदेश सरकार में जो गुटबाजी है, पहली गुटबाजी है बीजेपी जेजेपी में। लोकसभा चुनाव को देखते हुए हिमाचल में भी सभी पार्टियां अलर्ट मोड पर हैं और एक दूसरे पर निशाना भी साध रही। इस बीच हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा और ये भी कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि ना तो नौकरियां मिली हैं और नाकामियों को छिपाने के लिए बीजेपी पर ही दोष मढ़ गए। अंदर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कोई विशिष्टता की हो। हाँ, एक विशिष्टता जरूर है कि कहीं पर अगर शिलान्यास पट्टिका लग रही है, उद्घाटन पट्टिका लग रही है, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो लगना शुरू हुआ है। ये व्यवस्था परिवर्तन अवश्य हुआ है और पहले कभी फोटो आज तक नहीं लगती थी। ठीक है, व्यवस्था परिवर्तन अच्छा है और परंतु जनता को उसका क्या लाभ है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल अक्सर अपने विरोधियों पर जमकर बरसते हुए सुर्खियां बटोरते हैं। इस बार एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी उनके निशाने पर थी और बात थी आम जनता की और वोटर्स की। आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव भी हैं। ऐसे में पार्टियां अपने स्तर पर तैयारी कर रही है, लेकिन नेताओं को भी अपनी तरफ से सीधे सीधे तैयारी के साथ जनता के बीच भी जाना है। इसलिए इसी सवाल पर उन्होंने कहा कि हम तो हमेशा से जनता के दरबार में रहते हैं, लेकिन कुछ मौसमी पार्टियां हैं जो कि चुनाव के वक्त ही जनता के बीच में जाती हैं। अब जनता का फैसला है और जनता को ही फैसला करना है कि वो किसको आशीर्वाद देती है। आइए सुनवाते हैं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का ये बयान। हम तो हर वक्त जनता के दरबार में रहते हैं और कुछ मौसमी पार्टियां हैं जो चुनाव के वक्त ही जनता के दरबार में जाते हैं। अब जनता जनार्दन को फैसला करना है कि किसको वो आशीर्वाद दे। हम तो हर वक्त जनता के दरबार में रहते हैं और कुछ मौसमी पार्टियां हैं। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से राजनीति देश और प्रदेश की चल रही है। एक दूसरे पर वार हो रहे हैं, लेकिन पलटवार भी चंद मिनटों में हो जाते हैं। लेकिन मुद्दे आपके क्या हैं और कहां पर हैं, ये आपको देखना है, समझना है। इसलिए 24 की खबर में ये हम समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे। नमस्कार।